चलिए जी, आज कोशिश करते हैं जिस हद तक कर सकते हैं चीज़ों को कवर करें। अभी हैव टाइम टिल 3:30। इसके बाद कुछ एंगेजमेंट्स हैं जो मुझे कंप्लाई करना है, कुछ मीटिंग्स है। तो लास्ट सेशन है, कोशिश करेंगे। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जो है वो आखिरी हद तक आप लोग का साथ दूँ। इनफैक्ट ग्रुप में मैं आप लोग के साथ रहूँगा टिल द एंड, बट लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हम कर रहे थे प्रोविडेंट फंड की, हमने ट्रीटमेंट देखी थी। मैं इसको एक चार्ट के अकॉर्डिंगली समराइज करके आप लोग के साथ शेयर करता हूँ कि हमने कल प्रोविडेंट फंड की ट्रीटमेंट देखी थी कि भाई प्रोविडेंट फंड में होता क्या है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, इंटरेस्ट जो होता है वो क्रेडिट होता है, और एक लमसम अमाउंट मिलती है जब हम रिटायर्ड हो जाते हैं। ठीक है। तो प्रोविडेंट फंड कितने किस्म के होते हैं सर? एक तो गवर्नमेंट का पीएफ होता है, उसमें तो कोई आपकी एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की किसी भी फंड में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी, वेदर इट बी गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, वेदर इट बी आपका जो है वो गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड हो, रिकग्नाइज हो, अनरिकग्नाइज हो। एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की किसी भी प्रोविडेंट फंड में कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। जो ट्रीटमेंट होती है वो होती है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की, इंटरेस्ट क्रेडिट की, और जो आपको क्यूमुलेटिव अमाउंट मिलती है उसकी। तो अगर गवर्नमेंट पीएफ है, लाइक आप सरकारी मुलाजिम और आपका पीएफ मेंटेन हो रहा है, तो उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी एग्जाम्प्ट है, इंटरेस्ट जो क्रेडिट हो रहा है वो भी एग्जाम्प्ट है, और जब आपको अमाउंट मिलेगी वो भी आपकी एग्जाम्प्ट है। ये है सरकारी प्रोविडेंट फंड। ठीक है। उसके बाद अगर मेरे पास अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एनुअल बेसिस पे उस पर कोई ट्रीटमेंट नहीं की जाती, इंटरेस्ट क्रेडिट पे एनुअल बेसिस पे कोई ट्रीटमेंट नहीं की जाती। जबकि जो आपको रिटायरमेंट के वक्त या जब आप टर्मिनेट किया जाता है उस वक्त जो आपको अमाउंट मिलती है उसमें से एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन माइनस कर देते हैं, जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो टैक्स की जाती है। फिर सर हम कहते हैं कि जो अगर रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो तो उसमें क्या बेनिफिट है? उसमें बेनिफिट ये है कि ये एनुअल बेसिस पे टैक्स हो रहा है। क्या सर ये बेनिफिट है एनुअल बेसिस पे टैक्स होना? यस सर, इट इज अ बेनिफिट, क्योंकि आपकी जितनी भी अमाउंट है वो साल में हर साल के हिसाब से टैक्स हो रही है, रादर देन कि एक अमाउंट एट द एंड जो कि एक बड़ी अमाउंट होगी वो आखिर में लमसम टैक्स हो। उसकी बजाय हम उसको एनुअल टैक्स करने का एक ये बेनिफिट दे रहे हैं। दूसरा, फिर हमने उसमें एग्जाम्पशंस भी दी हुई हैं इन केस ऑफ रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में अगर मैं कहता हूँ कि भाई एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, तो हमने कल देखा कि लिमिट है उस पर एग्जाम्पशन की कि ₹150,000 और 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी और डेनस लॉ विच एवर इज लोअर लॉ में ही मेंशन है। फिर सर इंटरेस्ट क्रेडिट के हवाले से देखें, मैंने कल भी आपको समझाया था कि केपी की बुक में लोअर लिखा हुआ है। ये भी एक बुक का एक्सट्रैक्ट है। अगर मैं आप कहते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये आई कैप की बुक का एक्सट्रैक्ट है, सीए की बुक का एक्सट्रैक्ट है, जो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। इधर क्या लिखा हुआ है? ईयरली इंटरेस्ट इज एग्जाम्प्ट हायर ऑफ 16% और 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी। इज दैट क्लियर? तो इंटरेस्ट जो है वो हायर ऑफ 16% और 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी एग्जाम्प्ट होगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है 150,000 और 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस जनरल अमाउंट विच एवर इज लोअर की बेसिस पे एग्जाम्प्ट हो जाएगा, रिमेनिंग टैक्स होगा। और जब अमाउंट एक्यूमुलेटेड आपको मिलेगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो वो पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट होगी। यहाँ तक सब साथ हो? प्रोविडेंट फंड में किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी का कोई सवाल, जल्दी जल्दी बताइएगा। भाई बाकी सब भी प्लीज एक्टिव रहिए। ठीक है सर, अब हम आखिरी चीज देख रहे हैं अपनी, ग्रेचुटी फंड। ग्रेचुटी में भी सर चार तरह की ग्रेचुटी की अमाउंट होगी। एक है आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो ग्रेचुटी होती है, एक आपकी ग्रेचुटी फंड अप्रूव्ड जो होता है, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड। बाकी आपका आता है ग्रेचुटी स्कीम अप्रूव्ड। एक फंड है अप्रूव्ड, ये ग्रेचुटी फंड अप्रूव की बात हो रही है, यहाँ पे फंड आपका अप्रूव्ड हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे स्कीम है जो अप्रूव्ड है, दोनों में फर्क है। फंड में बेसिकली होता है कि आप एक सेपरेट अकाउंट बना लेते हैं, और इसको आप सेपरेटली रजिस्टर्ड कराते हैं। और स्कीम में होता है कि आपके ही कंपनी अपने पास ही एक बैंक अकाउंट मैनेज कर रही है, जिसमें वो जिसको उसने अप्रूव कराया हुआ है एफबीआर से। तो फंड और स्कीम में फर्क है। और चौथी आ जाती है अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी स्कीम। कहते हैं कि सर अगर आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं और उस केस में आपको कोई ग्रेचुटी फंड मिल रहा है, तो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है। अगर आपका ग्रेचुटी फंड है और अप्रूव्ड है, तो वो भी पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है। अगर आपने ग्रेचुटी स्कीम है जो कि एफबीआर से अप्रूव्ड है, तो वो एग्जाम्प्ट है अप टू 300,000। लेकिन अगर अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी केस है, ना ग्रेचुटी स्कीम है
ना ग्रेचुटी फंड है, ना अप्रूव्ड है, बोर्ड है, अनअप्रूव्ड है, तो उस केस में उन्होंने कहा एग्जाम्प्ट अप टू 75,000 और 50% ऑफ द अमाउंट विच रिसीवेबल विच एवर इज लोअर, इस बेसिस पे आप एग्जाम्प्ट कर देंगे। और ऑप्शन भी मौजूद है कि आप इसको एवरेज रेट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स पे टैक्स करवा सकते हैं। चाहिए एग्जाम्पशन कब अवेलेबल होगी, उसकी कंडीशन है कि अगर पेमेंट पाकिस्तान में रिसीव नहीं हो रही तो ये एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं होगी। अगर पेमेंट जो है वो कोई डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी रिसीव कर रहा है जो कि रेगुलर एम्प्लॉय नहीं था कंपनी का, तो ये एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं होगी। कौन सी, अनअप्रूव्ड के केस में। ठीक है, उसके बाद अगर कोई पेमेंट जो है वो नॉन रेजिडेंट रिसीव कर रहा है तब भी ये अनअप्रूव्ड वाली जो 75,000 और 50% वाली अमाउंट एग्जाम्पशन है वो अवेलेबल नहीं होगी। या फिर अगर एक ग्रेचुटी एक ऐसा एम्प्लॉय रिसीव कर रहा है जो ऑलरेडी उसी एम्प्लॉय से या किसी और एम्प्लॉय से ऑलरेडी रिसीव कर चुका है ग्रेचुटी, मतलब उसकी ये दूसरी अगर ग्रेचुटी होगी, पहली ग्रेचुटी वो रिसीव कर चुका है उस पर एग्जाम्पशन लग चुकी है, अगर दूसरी ग्रेचुटी रिसीव कर रहा है तो उस केस में ये अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी स्कीम और फंड वाली जो एग्जाम्पशन है वो अवेलेबल नहीं होगी। यहाँ तक सब साथ हैं? मैं तेज तो नहीं जा रहा हूँ? आई गेस ये इतनी ज्यादा क्लियर है भाई यहाँ तक? अब आगे बढ़ जाऊं? ठीक हो गया, अब आ जाए। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लगा हूं, विच इज टैक्स ऑन टैक्स। सर क्या मतलब? मतलब ये कि सर एम्प्लॉय के बिहाफ पे एम्प्लॉयर टैक्स पे कर रहा है। क्या कहा मैंने? एम्प्लॉय के बिहाफ पे एम्प्लॉयर टैक्स पे कर रहा है। एक तो विदहोल्डिंग होती है, ये उसकी बात नहीं हो रही, ये विदहोल्डिंग की बात नहीं हो रही, ये बात ये हो रही है कि आपकी सैलरी पे बनने वाला टैक्स भी एम्प्लॉय पे कर रहा है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, गौर से देखिएगा एग्जाम्पल, और इसके मैं केसेस भी बताता हूँ। मैंने अपने पास एक्सेल शीट बनाई हुई है, मैं भी आपसे शेयर करता हूँ। देखें सर, मेरी लेट से सैलरी है 1 मिलियन रुपीज। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से कहा कि आपकी सैलरी पे जो टैक्स लाइबिलिटी होगी वो एम्प्लॉयर बेयर करेगा, मतलब एम्प्लॉयर पे करेगा। अब मुझे बताइए, अगर यहाँ पे मैंने सिर्फ इतनी बात कही है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से कहा कि जो टैक्स लाइबिलिटी होगी वो मैं बेयर करूंगा, अब मुझे बताइए इस सैलरी पे लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल टैक्स बनता है 80,000 रुपये, तो बताइए ये 80,000 रुपये कौन पे करेगा? एम्प्लॉयर पे करेगा या एम्प्लॉय पे करेगा? बताइए जल्दी से, इस एरिया पे एक्टिव रहिएगा। कौन पे करेगा? एम्प्लॉय पे करेगा या एम्प्लॉयर पे करेगा? अभी मैंने कहा मैं रिपीट कर देता हूँ अपनी बात को, उर्गा और वकास, कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से कहा कि आपकी सैलरी पे बनने वाली टैक्स लाइबिलिटी मैं बेयर करूंगा, मैं मतलब एम्प्लॉयर बेयर करेगा। तो बताइए ये टैक्स 80,000 रुपये का कौन पे करेगा? उर्गा, एम्प्लॉयर पे करेगा। ठीक है, एम्प्लॉयर पे करेगा, इसका मतलब एम्प्लॉय को कुछ भी पे नहीं करना। टैक्स था किसका ये टैक्स था किसका? एम्प्लॉय का। पे कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है। क्या एम्प्लॉय को खुशी होगी अगर आपकी सैलरी पे टैक्स बनने वाला, जो आपकी सैलरी पे टैक्स हो वो आपका एम्प्लॉयर पे कर दे, आपको खुशी होगी? बिल्कुल खुशी होगी। जब खुशी होगी तो क्या होगा? टैक्सेबल होगी। अब सवाल ये है कि आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? इस 80,000 रुपये का क्या करोगे? सैलरी में ऐड करोगे? टैक्स ऑन टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलरी में ऐड करोगे? सर डेफिनेटली सैलरी में ऐड करूंगा।
सर डेफिनेटली सैलरी में ऐड करूंगा, ये हो जाएगा 10800000। क्या ये कहानी खत्म हो गई? क्या ये कहानी खत्म हो गई? क्या ये कहानी खत्म हो गई? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। यहाँ पे ये कहानी खत्म नहीं हुई। क्यों कहानी खत्म नहीं हुई? क्योंकि सर ये टैक्स सैलरी में ऐड करने की वजह से क्या हुआ, सैलरी बढ़ गई। अब दोबारा आप टैक्स कैलकुलेट करो। लेट से मैंने दोबारा टैक्स कैलकुलेट किया, वो बन गया 85,000। मुझे बताओ ये 85,000 कौन पे करेगा? ये 85,000 कौन पे करेगा? सर ये एम्प्लॉयर पे करेगा। लेकिन क्या 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 एम्प्लॉयर पूरे 85,000 पे करेगा? नहीं सर, नहीं। सर कितना होगा, कितना पे करेगा? तो ये जो अब अमाउंट आ रही है, दिस इज टैक्स ऑन टैक्स। कितना? 5,000। क्यों सर? क्योंकि इस 85,000 में 80,000 शामिल है। यस सर। क्या इस 1080 में 1 मिलियन शामिल है? यस सर। सर ये जो एडिशनल टैक्स आ रहा है 5,000, ये किस चीज किसकी वजह से आ रहा है? ये 5,000 जो एडिशनल टैक्स आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है, बताइए मुझे। सर ये इस टैक्स की वजह से आ रहा है। ये टैक्स, गौर से सुनना, आप ये गौर से सुनना, ये टैक्स किसकी वजह से आ रहा है? इस टैक्स की वजह से। तो ये टैक्स क्या है? ये टैक्स है इस टैक्स पे, टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स। अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब सैलरी में क्या ऐड करूं? क्या अब खत्म हो गई कहानी? क्या यहाँ पे केस खत्म हो गया? अभी भी केस खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्यों? क्योंकि अभी भी 5,000 रुपये, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे पे कर रहा है। तो अब क्या होगा? अब ये हो जाएगा 1085,000। इसका मतलब सर ये कहानी चलती रहेगी। इसका मतलब ये कहानी चलती रहेगी। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? बिल्कुल। ये कहानी चलती रहेगी। कहाँ खत्म होगी? जब आपका टैक्स ऑन टैक्स जीरो हो जाएगा, वहां ये कहानी खत्म हो जाएगी। पहले मुझे बताओ ये स्ट्रक्चर समझ में आता है? आई एश्योर यू कि ये हम कुछ केसेस सॉल्व करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। ये बताओ स्ट्रक्चर समझ में आ गया? स्ट्रक्चर समझ में आ गया? तमाम सब सबसे मैं पूछ रहा हूँ भाई, सब सब अपना इनपुट दो। स्ट्रक्चर क्लियर है टैक्स ऑन टैक्स का? सही है। अब आओ मेरे साथ लिखो केसेस, फिर मैं आपको एक्सेल शीट पे वर्किंग समझाता हूँ। केसेस क्या क्या हो सकते हैं भाई? 5 अरेंजमेंट हो सकती हैं। कितनी अरेंजमेंट हो सकती है टैक्स ऑन टैक्स की? 5 अरेंजमेंट हो सकती हैं। आपके पेपर में, आपके पेपर में, आपके पेपर में ज्यादातर जो है वो 2 टेस्ट होती हैं 5। 5 तरीके से अरेंजमेंट हो सकती है। ठीक है, आपके केसेस में मोस्टली 2 तरीके से टेस्ट टेस्ट हुआ है अब तक। है 5। पहला केस मुझे बताइएगा और आप मुझे बताएंगे बेनिफिट पता है या नहीं पता। ठीक है, जो हम सैलरी में ऐड करेंगे। पहला केस, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कहता है कि द होल टैक्स इज टू बी borne बाय एम्प्लॉयर, कि सारा का सारा टैक्स जितना भी होगा ये एम्प्लॉयर बेयर करेगा। मुझे बताइए क्या इस पहले केस में, क्या इस पहले केस में आपको अमाउंट ऑफ बेनिफिट पता है? क्या इस पहले केस में आपको अमाउंट ऑफ बेनिफिट पता है? नहीं सर। इसका मतलब यहां आपको बेनिफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ, मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको, लेकिन वो शॉर्टकट जो है वो एक स्पेसिफिक केस में यूजफुल नहीं होता। ठीक है, तो बेनिफिट इधर हमें नहीं पता। अच्छा, ये केस हमारे एग्जाम में टेस्ट होता है, पहला केस। पहला केस हमारे एग्जाम में टेस्ट होता है। दूसरा केस, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कहता है कि टैक्स अप टू रुपीज, या इसको यूं कहते हैं, टैक्स अप टू अ फिक्स्ड अमाउंट, टैक्स अप टू अ फिक्स्ड अमाउंट, लेट से रुपीज 50,000 फॉर एग्जाम्पल, इज टू बी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर। मुझे बताइए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कह रहा है कि जो भी टैक्स होगा उसमें से 50,000 रुपये, सिर्फ 50,000 रुपये तक मैं बेयर करूंगा।
बाकी जो टैक्स होगा वो एम्प्लॉय आपको खुद पे करना है। क्या इस केस में आपको अमाउंट ऑफ बेनिफिट पता है? क्या इस केस में आपको अमाउंट ऑफ बेनिफिट पता है? यस सर, अमाउंट ऑफ बेनिफिट हमें पता है। तो ये सबसे आसान केस होता है। ये सेकंड केस इज द मोस्ट इजीएस्ट केस, क्योंकि इसमें कोई वर्किंग नहीं करनी। इसमें स्ट्रेट आपने 50,000 रुपये सैलरी में ऐड कर देना है और टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करनी है। सबसे आसान केस है केस 2, और यही आपका एग्जामिनेबल है। ये दो केसेस आपके कोर्स में एग्जामिनेबल हैं। ठीक है। तीसरा केस भी सम टाइम्स टेस्ट हुआ है। तीसरा केस क्या है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कहता है कि टैक्स अप टू अ फिक्स्ड परसेंटेज इज टू बी borne बाय एम्प्लॉयर। मतलब लेट से 60% का टैक्स मैं पे करूंगा। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से कहा 60% जो भी टैक्स होगा वो मैं पे करूंगा, बाकी मैं पे नहीं करूंगा। क्या इसमें अमाउंट ऑफ बेनिफिट पता है? अमाउंट ऑफ बेनिफिट पता है? नहीं पता। दैट मीन्स यहां भी आपको बेनिफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका मतलब अब तक सबसे इजी केस कौन सा है? केस 2 है। अच्छा, ये भी समटाइम्स टेस्ट हुआ है, समटाइम्स, नॉट एवरी टाइम। आखिरी के दो केस तो मैंने कभी देखे ही नहीं है, बट प्रिवेल करते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से एग्रीमेंट कर रहा है कि भाई टैक्स अप टू a specified amount is to be borne by employee। एम्प्लॉय एक फिक्स अमाउंट तुम पे करोगे, बाकी अमाउंट मैं पे करूंगा। केस डिफरेंट हो गया। एम्प्लॉय से कह दिया भाई 50,000 रुपये तुम्हें पे करने ही करने हैं, बाकी अमाउंट मैं पे कर दूंगा। तो इस केस में भी मुझे बेनिफिट नहीं पता। आखिरी केस, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से एग्रीमेंट कर रहा है कि मैं आपको सैलरी दे रहा हूँ, अलाउंसेस दे रहा हूँ, परक्विजिट्स दे रहा हूँ। तो काम ये करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ अलाउंस और परक्विजिट्स पे जो टैक्स होगा वो मैं बेयर करूंगा। ये 5 केस समझ में आते हैं? ये 5 केसेस समझ में आते हैं आपको? 5 अरेंजमेंट हो सकती हैं। ठीक है। वन बाय वन मैं आपको इस पे एक्सेल पे वर्किंग दिखाता हूं। लेकिन सबसे आसान केस कौन सा है इसमें? केस नंबर 2। ठीक है। अब आप मेरे साथ रहिएगा। मैं अपनी एक्सेल की स्क्रीन आपसे शेयर करूंगा और आप लोग मुझे बताइएगा अगर उसमें कोई क्लेरिफिकेशन हो तो। here it is। मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स बनाए हुए। केस 1, एक्सेल स्क्रीन आपसे शेयर हो रही है एक्सेल की। और यहाँ पे अगर किसी के पास वो कैलकुलेटर नहीं है तो प्लीज कैलकुलेटर रख लीजिए साथ, क्योंकि हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है कैलकुलेटर की। तब साथ है, स्टार्ट करें। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? एक्सेल की स्क्रीन शेयर हो रही है? आ गई। ठीक है। सर केस 1 आप लोग को नजर आ रहा है? केस 1 में क्या है? केस 1 में हो ये रहा है कि भाई आपको बताया केस कौन सा है। केस 1, केस 1 मुझे बताइए क्या लिखा हुआ है केस 1 में? टैक्स इज बॉर्न बाय एम्प्लॉयर। इट मींस कि सारा का सारा टैक्स कौन बेयर कर रहा है? एम्प्लॉयर। अच्छा, इस केस को फिलहाल छोड़ दें, केस 2 भी छोड़ दें। केस 4 हम पहले कर रहे हैं। वो ब्लैक इसलिए क्योंकि आप लोग की चैट बॉक्स ओपन हुई हुई है।
ठीक है, आप लोग को जो विजिबल है वो तो नजर आ रहा है ना, आप लोग का जो चैट बॉक्स है वो ओपन हुआ हुआ उसका ब्लैक डॉट ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही है, लेकिन मैं केस 4 जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लोग को नजर आ रहा है। साइड में मैं उस ब्लैक साइड पे मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, ठीक है। सर केस 4 में क्या हो रहा है, केस 4 में कह रहे हैं कि बेसिक सैलरी आपकी 2,40,000 पर मंथ है, आपका जो है अदर अलाउंसेज वो 1,80,000 पर मंथ है, अकोमोडेशन आपकी 1 लाख रुपए फेयर मार्केट रेंट है, अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड किया गया है जिसका फेयर मार्केट रेंट है 1 लाख पर मंथ। टैक्स अप टू ₹600,000 इज बॉर्न बाय एम्प्लॉयर। मुझे बताइए, क्या इस केस में आपको अमाउंट ऑफ बेनिफिट पता है? सर बिल्कुल पता है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि सर सॉल्व कीजिए जरा इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो हम क्या करेंगे? बेसिक सैलरी क्या लिखें सर? 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। अलाउंसेस कितने हैं सर? 1,80,000 पर मंथ, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 12। सर उसके बाद अकोमोडेशन, अकोमोडेशन के केस में हम क्या करते हैं सर? अकोमोडेशन के केस में हम क्या करते हैं सर? 1 लाख, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 12, 12 लाख, और 45% ऑफ बेसिक सैलरी, 45% ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज हायर शेल बी टैक्सेबल। ठीक है, अब इन दोनों में से हायर कौन सा है? हायर शेल बी टैक्स, एग्जाम्प्ट नहीं भाई, वकास क्लियरिफाई कर लो अपने आप को। विच एवर इज हायर शेल बी टैक्स, इस केस में ये है, वो एग्जाम्प्ट वाली बात हमने पीएफ में पढ़ी है। तो अब मुझे बताइए टोटल टैक्सेबल इनकम बिफोर टैक्स ऑन टैक्स कितनी हो गई? 6,336। मुझे बताइए, क्या मैं टैक्स ऑन टैक्स लिख सकता हूं यहाँ पे बेनिफिट? यहाँ पे मैं टैक्स ऑन टैक्स का बेनिफिट लिख सकता हूँ? तमाम सब इनपुट दे अपना, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ? सर द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि एक फिक्स अमाउंट बेयर कर रहा है एम्प्लॉयर, तो मैं वो अमाउंट लिख सकता हूँ। मेरा सम कितना हो गया? 6,936। अब मुझे बताइए इस पे टैक्स लाइबिलिटी कितनी होगी 6,936 पे? 6,936 पे टैक्स लाइबिलिटी कितनी होगी सर? टैक्स रेट्स भी ओपन करूं? मुझे बताइएगा जब आपकी स्क्रीन पे टैक्स रेट विजिबल हो। सर सैलरी टेबल 1 देखना है, टेबल 2 देखना है? सर क्योंकि हम सिर्फ सैलरी की बात करें तो हम टेबल 2 देखेंगे। 6 मिलियन से एक्सीडिंग पे 35% और 1,095 स्ट्रेट अमाउंट, ठीक है। तो सर टैक्स लाइबिलिटी कैसे है? 1,095,000 एक फिक्स्ड अमाउंट है, फिर इसमें आप अमाउंट एक्सीडिंग 6 मिलियन पे कितना है? 35%। क्या यही टैक्स लाइबिलिटी बन रही है? ठीक है, जिसमें से एम्प्लॉय कितने बेयर करेगा? एम्प्लॉयर कितने बेयर करेगा? एम्प्लॉयर बेयर करेगा 6 लाख, ठीक है। तो एम्प्लॉय को कितना बेयर करना पड़ेगा? 8,22,600। मुझे बताइए सैलरी में क्या ऐड करूं? सैलरी में क्या ऐड करूं? सैलरी में हमने ऐड किया ये बेनिफिट, इस पे मुझे लाइबिलिटी बताइए कितनी होगी? सेम कॉपी कर दूं नीचे सर? 1,632,600। एम्प्लॉयर कितना पे करेगा? 6 लाख रुपए फिक्स्ड है, तो एम्प्लॉय को कितना पे करना पड़ेगा? 1,0,326। यहाँ पे ये नहीं आनी थी, यहाँ पे आनी थी ये फिगर। एक करेक्शन कर लीजिए, फिगर आएगी यहाँ पे ये।
ठीक है। क्या भाई, क्या दोबारा बताना है सर? डबल नहीं होगा, बिल्कुल डबल नहीं हो रहा सर, ये बिल्कुल डबल नहीं हो रहा। वो मैंने एडजस्ट कर दिया वकास, वकास हमने वो एडजस्ट कर दिया, करेक्शन कर दी है कि हमने जो टेबल में मैंने कंप्यूटेशन किए पहले, वो इस अमाउंट को लेके किए। मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इस अमाउंट को हमने टेबल में लिया है, पहले इस पे हमने लाइबिलिटी कंप्यूट की। ठीक है। जिसपे 12,12,000 टैक्स लाइबिलिटी बनी, जिसमें से 6 लाख एम्प्लॉयर बेयर करेगा, बाकी एम्प्लॉय को पे करना है। 6 लाख हमने सैलरी में ऐड किया, तो ये हो गया 6,936। उस पर टैक्स लाइबिलिटी बनी 14,22,600 रुपये, जिसमें से एम्प्लॉयर बेयर करेगा 6 लाख रुपए। तो क्या टैक्स ऑन टैक्स आया कोई? क्या कोई एडिशनल बेनिफिट आया? नहीं आया। ठीक है। हाँ, वो गलती हो गई थी, वो मैंने टैक्स ऑन टैक्स आफ्टर टैक्स ऑन टैक्स की फिगर ले ली थी, बिफोर टैक्स ऑन टैक्स की लेनी थी। ठीक है। तो यहाँ पे सर, अब मैं यहाँ पे जब लाइबिलिटी कंप्यूट करूंगा, तो वो किस पे कंप्यूट करूंगा? 6,936 पे। ठीक है। यहाँ पे मैं लाइबिलिटी कंप्यूट कर रहा हूँ। ठीक है। जिसमें से टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर माइनस कर दो। कितना है टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर? 6 लाख रुपए। तो रिमेनिंग कितना पे करना है एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय को? 8,22,600। अब क्लियर है अब्दुल बासित? 8,22,600 कैसे आया? कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनी 14,22,600। ठीक है। जिसमें से 6 लाख एम्प्लॉयर पे करेगा, तो रिमेनिंग अमाउंट आपको पे करनी है। ये एम्प्लॉयर पे करेगा, ये एम्प्लॉय को पे करनी है। क्लियर है भाई? पहले इस केस में किसी को कोई कंफ्यूजन? ये तो इंतहाई आसान केस है ना, इसमें आपको बेनिफिट की अमाउंट पता है। इस केस में किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है। मुझे जल्दी जल्दी अपना इनपुट दीजिए, इस केस में किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा, मैंने चीज़ों को आसान रखने के लिए क्या किया है कि हर केस में फिगर, बेसिक सैलरी, अलाउंसेस वो सेम रखी है, सिर्फ केस चेंज कर दिया। अब मैं वापस जा रहा हूँ पहले केस पे। पहले केस में क्या था सर? पहले केस में बेसिक सैलरी आपकी यही रहेगी। है भाई? बेसिक सैलरी यही रहेगी, सारी चीजें यही रहेगी। वकास कुछ कह रहे हैं, पहले इनकी सुन लेते हैं सर। जब हमने 6,936 पर ही कंप्यूट करना था, तो आगे 6,336 पर क्यों किया? अच्छा, देखो पहले मुझे बताओ, ये जो मैंने अभी केस करवाया है वकास, इसमें तो आपको अमाउंट ऑफ बेनिफिट पता थी, है ना? इस केस में आपको अमाउंट ऑफ बेनिफिट पता थी, तो आप कह रहे हो कि 6,936 पे कंप्यूट करना था। अभी आपका सवाल के जवाब इसी क्वेश्चन में केस 1 में मिल जाएगा। जहां मुझे टैक्स ऑन टैक्स की फिगर ही नहीं पता, वहां मैं टैक्स लाइबिलिटी किस पे कंप्यूट करूंगा? जब मुझे टैक्स ऑन टैक्स की फिगर ही नहीं पता, इस केस में तो पता थी। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया। इस केस में मुझे बताओ, अब मैं टैक्स लाइबिलिटी पहले किस पे कंप्यूट करूंगा? टैक्स ऑन टैक्स की फिगर तो मुझे पता ही नहीं है। ये मैं रेड हाईलाइट कर रहा हूँ। ये कॉलम की फिगर मुझे पता है, जो मैंने रेड हाईलाइट किया है। तमाम बच्चे बताओ। अब क्या मतलब? अब मुझे कंप्यूट करना पड़ेगा, तो मैं टैक्स लाइबिलिटी किस पे कंप्यूट करूं? सर 6,336 पे। ठीक है, 6,336 पे टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करें सर, स्टार्ट कर दीजिए। सर अभी आपने फॉर्मूला लिखा था, वही कॉपी पेस्ट कर लीजिए, आसानी कीजिए, वक्त सेव कीजिए। भाई किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही ना इस तरीके से? एक्सेल यूज करने पे मेरे किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही? अब मुझे बताइए, क्या इस केस में एम्प्लॉय कोई अमाउंट पे करेगा? क्या इस केस में एम्प्लॉयर कोई?
नहीं होगी, इंशाल्लाह नहीं होगी, इंशाल्लाह नहीं होगी। क्या इस केस में एम्प्लॉय कोई अमाउंट पे करेगा? रिक्वायरमेंट है कि टैक्स इज बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो इसका मतलब एम्प्लॉय कोई अमाउंट पे नहीं करेगा। ये जो टेबल मैंने बनाया ना, ये तुम्हारी जिंदगी आसान कर लेगा। तो सारा का सारा एम्प्लॉयर पे करेगा, तो इसका मतलब आप इस पोजीशन पे टैक्स ऑन टैक्स तो कुछ भी नहीं है, इस पोजीशन पे टैक्स ऑन टैक्स कुछ भी नहीं है। लेकिन सैलरी में जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो तो आप ऐड करोगे, ऐसा ही है। अब ऐड करने से क्या होगा, आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयर कुछ भी पे नहीं करेगा, तो सारा का सारा टैक्स कौन पे करेगा? एम्प्लॉयर। अब मुझे बताइए 1637 में 1212 शामिल है, जैसे 7548 में 6336 शामिल था, यस। तो सर इसमें से जो एडिशनल अमाउंट है दैट इज टैक्स ऑन टैक्स, दैट इज टैक्स ऑन टैक्स। जो कह रहे थे डबल टैक्स हो रहा है, अब देख ले क्या डबल टैक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ सिर्फ वो टैक्स ऑन टैक्स की फिगर को सैलरी में ऐड कर रहा है। यहाँ उसने जो आपका बेनिफिट था 12,12,000 वो सैलरी में ऐड किया, उस पर टैक्स लायबिलिटी निकाली 16,37,000, जिसमें ऑलरेडी 12,12,000 शामिल है। तो जो टैक्स ऑन टैक्स है 4,24,000 वो उसको सैलरी में ऐड कर रहा है। ये बात समझ में आई? तो क्या कहीं डबल टैक्स का एलिमेंट आ रहा है? अब दोबारा टैक्स लायबिलिटी निकालो, दोबारा आपकी टैक्स लायबिलिटी, अब टैक्स ऑन टैक्स आपका रिड्यूस हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से आप इस साइकिल को कंटिन्यू रखोगे, कब तक? जब तक आपका टैक्स ऑन टैक्स क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए, उस वक्त तक इस साइकिल को कंटिन्यू रखोगे। क्या टैक्स ऑन टैक्स जीरो हो गया आपका? क्या टैक्स ऑन टैक्स जीरो हो गया आपका? दोबारा क्यों किया मैं बता रहा हूं, और कानून दोबारा क्यों किया, दोबारा क्यों किया। देखें, पहले आपके एम्प्लॉयर ने क्या कहा है, आपके एम्प्लॉयर ने कहा है कि जितना भी टैक्स होगा मैं पे करूंगा, आपकी सैलरी पे जितना भी टैक्स होगा मैं पे करूंगा। आपकी सैलरी बनी 6,36,000, उस पे टैक्स बना 12,12,600, कौन पे करेगा? एम्प्लॉयर। साथ रहिएगा मेरे, एम्प्लॉयर पे करेगा 12,12,600, ठीक है। ये 12,12,600 क्या एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है? होगा बिल्कुल वो कनेक्ट रहिएगा ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्या ये 12,12,600 एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है? यस। तो सर इसको मैंने सैलरी में ऐड कर दिया, बेनिफिट सैलरी में ऐड होगा, यस। जब बेनिफिट सैलरी में ऐड होगा तो फिर आपकी टैक्सेबल सैलरी बढ़ गई, जब टैक्सेबल सैलरी बढ़ गई तो उस पर टैक्स लायबिलिटी भी तो बढ़ेगी, उस पर टैक्स लायबिलिटी 12,12,000 से कितनी हो गई? 16,37,000, 16,37,000 हो गई। सारा का सारा कौन पे करेगा? एम्प्लॉयर पे करेगा। एम्प्लॉयर ने कहा भाई 12,12,000 तो ऑलरेडी दे चुका हूं, तो टैक्स ऑन टैक्स कितना है? 4,24,000। ये एडिशनल टैक्स बन रहा है ना बेनिफिट ऐड होने की वजह से, 12,12,600 का टैक्स ऐड होने की वजह से 4,24,000 का मजीद टैक्स लग रहा है, तो कौन पे करेगा? एम्प्लॉयर ने कहा मैं तो सारा टैक्स पे करूंगा। समझ आया दोबारा क्यों कंप्यूट किया? फिर जब मैंने 4,24,000 ऐड किया तो दोबारा मेरी सैलरी बढ़ गई, फिर दोबारा मेरी टैक्स लायबिलिटी बढ़ गई, फिर दोबारा एम्प्लॉयर ने सारा पे किया, तो उस केस में क्या हुआ? अब टैक्स ऑन टैक्स कितना हो गया? 1,48,000। किसकी वजह से? टैक्स की वजह से। 4,24,000 के टैक्स की वजह से दोबारा टैक्स लायबिलिटी बढ़ गई, दोबारा कौन पे करेगा? एम्प्लॉयर पे करेगा। एम्प्लॉयर, हम इसकी वर्किंग कब तक करेंगे? जब तक टैक्स ऑन टैक्स जीरो ना हो जाए, जब तक टैक्स ऑन टैक्स जीरो ना हो जाए, ठीक है। अब मुझे बताइए इसका मतलब मैं बेनिफिट क्या ऐड करूं? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी में टैक्स ऑन टैक्स का बेनिफिट क्या ऐड करूं? दो तरीकों से, या तो 12,12,600 में ये सारा ऐड कर दें, या तो 12,12,600 में ये सारा जो मैंने हाईलाइट किया है ये ऐड कर दें, या सिंपल क्या करें भाई, आखिर में जो ये फिगर आ रही है 186,5,538,
इसको आप इसको आप टैक्स ऑन टैक्स में ऐड कर दें। ठीक है, यहां तक सब साथ हो? यहां तक सब साथ हो? अब अब मैं लायबिलिटी किस पे कंप्यूट करूंगा? अब इस जगह मैं लायबिलिटी किस पे कंप्यूट करूंगा? 8201538 पे। सर याद रखना आपका, यहां आएगा एम्प्लॉयर का टैक्स, यहां आएगा एम्प्लॉय का टैक्स। क्या एम्प्लॉय का कोई टैक्स आना चाहिए? क्या एम्प्लॉय का कोई टैक्स आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। सर टैक्स लायबिलिटी बताओ मुझे कितनी आ रही है 8201538 पे? भाई ये केस समझ में आता है? ये केस समझ में आता है? इसका शॉर्टकट भी मैं बता देता हूँ। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे कहें ना, मैं शॉर्टकट को प्रेफर नहीं करता। मैं शॉर्टकट को प्रेफर नहीं करता। मैं ये टेबल मेरे लिए बहुत आसान होता है, मैं इस टेबल को ही प्रेफर करता हूँ। लेकिन आप कहें सर एग्जाम में टाइम कम होता है, लेकिन इसमें इतना कोई मुश्किल होती नहीं है टेबल बनाने में, ठीक है। लेकिन मैं शॉर्टकट भी बता देता हूँ। बिल्कुल मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। बिल्कुल मैं एक्चुअली शेयर करूंगा, पीडीएफ बना के शेयर करूंगा आप सबसे। पहले बताइए ये केस क्लियर है? अब मैं इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। शॉर्टकट बता दूं? शॉर्टकट बता दूं? चले, शॉर्टकट के लिए इधर आ जाइए। मेरे पास टैक्सेबल इनकम बिफोर टैक्स ऑन टैक्स कितनी थी? 6336। ऐसे ही है। इस पे लाइबिलिटी कितनी निकाली थी हमने? 12,12,600। राइट, 12,12,600 हमने कैसे निकाली थी भाई? के एक फिक्स अमाउंट थी हमारी 10,950,000। उसमें हमने अमाउंट एक्सीडिंग 6 million, विच इज, इस पे हमने क्या लगाया था? 35%। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ गया था भाई? ये आ गया था। तो मेरा टोटल कितना हो गया था भाई? तो मेरा टोटल कितना हो रहा था? 12,12,600। इज दैट ओके? यहाँ तक सब साथ हो? पहले मुझे बताओ, यहाँ तक सब साथ हो? ये मैंने कैलकुलेशन टैली करवाई है सिर्फ, कहीं कोई कंफ्यूज हो जाए, ये क्यों आया? अच्छा मुझे बताओ, ये 12,12,600 जो आपने यूज किया है, उस स्लैब में परसेंटेज कितनी गिवन थी? उस स्लैब में परसेंटेज कितनी? 35। ठीक है, 100 में से 35 माइनस करो, बचता कितना है? 100 में से 35 माइनस करो तो कितना बचता है? 65। एक काम करो, एक काम करो, इस 12,12,600 को, इस 12,12,600 को डिवाइड कर दो 65% से। 186,553,8। क्या यही आई थी टैक्स ऑन टैक्स? क्या यही टैक्स ऑन टैक्स आया था? मेरे प्यारे तमाम बच्चों, क्लियर है? लेकिन ये ट्रिक
लेकिन ये ट्रिक मैं कहता हूं ये हर केस पे एप्लीकेबल नहीं होती। इस केस में एप्लीकेबल होगी, इस केस में एप्लीकेबल होगी, लेकिन अगर कहीं कोई टेढ़ापन आ गया, तो अगर आप मैथ्स में काफी स्ट्रांग हैं तो आप टैकल कर लेंगे। अगर आपकी मैथ्स काफी स्ट्रांग है तो आप फॉर्मूला यही फॉर्मूला यही होगा, उसमें आप फिगर्स आगे पीछे करके कर लोगे। लेकिन अगर आप मैथ्स में इतने स्ट्रांग नहीं हो तो फिर मसला हो जाएगा। सही है। बिल्कुल सब स्लैब के लिए है। मैं आपको प्रॉब्लम्स बता देता हूँ। मैं आपको इस शॉर्टकट की प्रॉब्लम बता देता हूँ। इस शॉर्टकट में प्रॉब्लम पहली ये है कि अगर मेरा दूसरा केस आ गया जिसमें एक फिक्स अमाउंट जो है वो एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है, या एक फिक्स परसेंटेज एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है, तो आप इस फॉर्मूले में पुट इन नहीं कर पाओगे। ठीक है। या फिर एक और चीज अगर ऐसा हो कि आप जब आपकी सैलरी हो, लेट सपोज फिफ्थ स्लैब में, मैं इसको टेबल से समझा देता हूं। आपकी सैलरी है लेट सपोज फिफ्थ स्लैब में, टैक्स ऑन टैक्स से पहले वाली फिगर आपकी सिक्स स्लैब में, फिफ्थ स्लैब में, और टैक्स ऑन टैक्स ऐड होने के बाद उसने स्लैब चेंज कर लिया। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? टैक्स ऑन टैक्स ऐड होने के बाद, तो फिर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है। इसीलिए इसीलिए मैं प्रेफर क्या करता हूं कि आप इस टेबल को फॉलो करो। ये टेबल आपकी जिंदगी आसान कर देगा। अब मैं बताऊं, अब आप केस टू करो खुद ही सॉल्व, आई एश्योर यू हो जाएगा। केस टू में क्या है? केस टू में क्या है? केस टू की कंडीशन क्या है बताइए मुझे। केस टू की कंडीशन है कि टैक्स अप टू ₹500,000 इज बॉन्ड बाय एम्प्लॉई। एम्प्लॉई एक फिक्स अमाउंट बेयर कर रहा है। सर मैं टैक्सेबल इनकम क्या रखूं यहाँ पे? जो टैक्सेबल इनकम थी बिफोर टैक्स ऑन टैक्स। मुझे बताइए बॉन्ड बाय एम्प्लॉय क्या लिखूं? बॉन्ड बाय एम्प्लॉय क्या लिखूं? अच्छा पहले बताइए क्या बेनिफिट पता है? जल्दी जल्दी बताइए, क्या बेनिफिट पता है? नहीं पता? इसका मतलब बेनिफिट कैलकुलेट करना है। ठीक है यार, मुझे पहले बताओ। सब अपना इनपुट दो, माशाल्लाह अच्छी स्ट्रेंथ बैठी हुई है। बासित, ईमान, गुफरान, हिफ्सा, एहतिसाम, एहतिशाम, शहजाद, वकास, जैन, जुबैर। क्लियर हो रहा है? टैक्स ऑन टैक्स समझ में आ रहा है? अपना अपना इनपुट दे दो प्लीज। सर हर कोई मेरे लिए बहुत रेलिवेंट है। मैं चाहता हूँ जिस जिसने सेक्शन लिया है सबका पेपर पास हो, और बाकी सबका भी हो जिसने नहीं लिया। चले। अच्छा यहाँ पे मैं क्या लिखूं? यहाँ पे मैं क्या लिखूं? यहाँ पे मैं लिखूं टैक्स अप टू ₹500,000 इज बॉन्ड बाय एम्प्लॉई। तो एम्प्लॉय के कॉलम में मैं लिख देता हूँ 500,000। बाकी कौन बेयर करेगा? एम्प्लॉयर। तो सैलरी में क्या ऐड करूं? और कानून। अब आपको क्लियर है कि हम दोबारा टैक्स क्यों कर रहे हैं? सर ये 5 लाख तो हर स्टेज पे फिक्स रहेगा। मुझे नहीं पता कहाँ तक जाएगी, मैं रैंडमली यहाँ तक लिख रहा हूँ फिगर। ठीक है। फिर ये लिख देता हूँ, इसको भी मैं आगे ड्रैग डाउन कर देता हूँ। मुझे नहीं पता कहाँ तक फिगर जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस माइनस दिस। तो सैलरी में अब मैं क्या ऐड करूंगा? दिस प्लस टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है। ठीक हो गया? ये हो गया ठीक। भाई समझ में आ गया? मेरे पास एक्सेल था तो मैंने उसका बेनिफिट यूज कर लिया। जीरो हो गई फिगर। बताइए टैक्स ऑन टैक्स क्या लिखूं ऊपर? 7432।
ठीक है। टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉय कितना है, और टैक्स, बल्कि एक काम करें, टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर ही रहने दें। टैक्स पेबल में क्या फिगर आनी चाहिए, यहां मुझे बताओ। टैक्स पेबल पे क्या फिगर आनी चाहिए, टैक्स पेबल पे क्या फिगर आनी चाहिए, टैक्स पेबल पे क्या फिगर आनी चाहिए, टैक्स पेबल बाय एम्प्लॉय कितना आना चाहिए, बताओ इस केस में टैक्स पेबल बाय एम्प्लॉय कितना आना चाहिए। बहुत आसान था भाई, ये केस तो सबसे आसान था। 5 लाख आनी चाहिए। टैक्स पेबल बाय एम्प्लॉय 5 लाख आना चाहिए, क्योंकि हमने टेक क्या था केस, कि टैक्स अप टू ₹500,000 इज बॉन्ड बाय एम्प्लॉय। तो इसका मतलब पेबल 5 लाख आना चाहिए एम्प्लॉय का। बाकी टैक्स कौन बेयर कर रहा है, एम्प्लॉयर। आपने टैक्स ऑन टैक्स में जो ऐड किया है वही एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है ना। अब मुझे बताओ, इस टैक्स लायबिलिटी में से माइनस करो, 5 लाख आ गया। इज दैट ओके। टैक्स ऑन टैक्स के दो, ये 3 केसेस क्लियर हो गए। सब अपना इनपुट दो, वकास क्लियर है। 3 केस हुए, 4 केस हुए, आई गेस 3 केस हुए ना अभी। हाँ, चले अब आ जाए चौथा केस। चौथा केस आ जाए। चौथे केस में क्या लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट पढ़ ले जरा। चौथे केस, ये जो तीसरा केस है ये पढ़े अब। नंबरिंग आगे पीछे हुई हुई है। हाँ, अप टू ₹60% इज बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर। क्या बेनिफिट पता है, नहीं पता। इसका मतलब बेनिफिट कैलकुलेट करना है। बेनिफिट कैसे कैलकुलेट करें भाई, लाइबिलिटी निकाल ली। इसका एम्प्लॉय कितना पे करेगा, 40%। एम्प्लॉयर कितना पे करेगा, 60%। बताइए 12 लाख, 12,000 का 40%, यहाँ आ गया। 60% ऑफ 360, ये हो गया। ठीक है। सैलरी में क्या ऐड होगा सर, द अमाउंट दैट इज बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर। फिर आप लाइबिलिटी निकालोगे, फिर आप यही करोगे कि कितना उसने बेयर किया, कितना इसने बेयर किया। अब टैक्स ऑन टैक्स क्या आएगा, एम्प्लॉयर जो पे किया है उसमें से पहली वाली अमाउंट माइनस कर दो। फिर आप सैलरी में क्या ऐड करोगे, दिस प्लस दिस। फिर आप यही कर साइकिल चलाओगे एक, ऐसा ही है। ये साइकिल एक कंटिन्यू रहेगी, कब तक, जब तक जीरो ना हो जाए। जीरो हो गया। सैलरी में टैक्स ऑन टैक्स का फिगर क्या लिखूं, टैक्स लायबिलिटी निकालें 725 पे। ठीक है। एम्प्लॉयर कितना पे करेगा इसका, 60%, यही आ रहा है। और एम्प्लॉय कितना पे करेगा, देख लो भाई। क्या ये 40% बनता है टैक्स लायबिलिटी का।
और क्या ये 60% बनता है? क्लियर है? ये केसेस सारे क्लियर है? यहीं तक टैक्स ऑन टैक्स को यहीं तक रखें, या पांचवा केस भी करें? जैसे आप कहेंगे, कहेंगे अब करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है मेरे लिए। क्योंकि जहां तक मुझे तजुर्बा है माजी से, वो यही है कि इन चार केसेस पे ही खेलता है वो। इसीलिए मैं भी यही जहन, इसीलिए मैं भी कंसिडर कर रहा हूँ कि अब हम आईएफबी पे मूव ऑन कर जाए। टैक्स ऑन टैक्स क्लियर है सबको? अच्छा, इसका एक्सेल शेयर करूँ? चलिए सर, एक्सेल भी शेयर कर देंगे आप लोग की मोहब्बत में। सर अब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इनकम फ्रॉम बिजनेस, बात यह है कि हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है, और हमें काफ़ी सारी चीज़ें करनी होगी। तो हम कोशिश करते हैं कि हम इसको स्ट्रेट अवे ऑर्डिनेंस के थ्रू देखते हैं, कि मेरी फाइल जो है वो काफ़ी प्रोलॉन्ग हो जाएगी। ऑर्डिनेंस नहीं खुला हुआ। अच्छा, क्या सर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आप लोग की स्क्रीन पे विजिबल है? पहले तो नहीं आता था ये, अभी आज क्यों आ रहा है? ब्लैक बॉक्स वो आपकी चैट बॉक्स से आ रहा की वजह से आ रहा है, पहले नहीं आता था। आई डोंट नो व्हाई इट्स अपीयरिंग टुडे। खैर, हम करते हैं इसको कुछ। पहले हम सेक्शन खोल लेते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस का, जहाँ रिक्वायर्ड होगा वहाँ देख लें। सेक्शन 18 ऑफ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी सर, सेक्शन 18, जैसे मैंने कहा कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में सबसे पहले हम देखेंगे अमाउंट चार्जेबल, कौन कौन सी अमाउंट इसमें चार्जेबल हैं। क्लासिफिकेशन पे फॉर टाइम बिंग हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि इस केस में इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में क्लासिफिकेशन वेरी करती है बिटवीन द टैक्स पेयर। मेथड ऑफ अकाउंटिंग के नाम से एक चैप्टर, एक सेक्शन है जिसमें वो बताता है कि भाई अगर एक इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल के पास ये ऑप्शन है। मैं इसमें कोशिश करूंगा, क्योंकि वक्त कम है, तो ज़्यादा मैं बोलूं, लिखूं, लिखने पे कम फोकस होगा मेरा। आई बिलीव कि आप लोगों को क्लियर होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं उस वक्त लिख लूंगा, ठीक है? सबसे पहले अगर मैं चार्जेबिलिटी की बात करूं इनकम फ्रॉम बिजनेस की, तो हमने आपसे कहा कि भाई हम कोई भी हेड पढ़ रहे होते हैं तो उसको दो एस्पेक्ट से पढ़ रहे होते हैं। एक उसकी क्लासिफिकेशन देख रहे होते हैं, दूसरी उसकी चार्जेबिलिटी देख रहे होते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब कि भाई उसमें कौन कौन सी इनकम्स को क्लासिफाई किया गया कि वो इस हेड में टैक्स होंगी। और चार्जेबिलिटी का मतलब कि भाई ये किस बेसिस पे टैक्स होगा। तो जहाँ तक बात है चार्जेबिलिटी की, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस के रिलेटेड एक सेक्शन है, सेक्शन 32,
जिसमें वो बताता है कि भाई अगर तो टैक्स पेयर एक इंडिविजुअल है या एओपी है, तो उसके पास ये ऑप्शन है कि वो वेदर एक्रूअल बेसिस फॉलो कर ले या रिसिप्ट बेसिस फॉलो कर ले अपने बिजनेस की इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन कौन सा मेथड एक्सेप्टेबल होगा? जो वो रेगुलरली अपने बिजनेस में यूज कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर वो अपने बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक्रूअल बेसिस पे मेंटेन कर रहा है, तो वो टैक्स के लिए भी जो अकाउंटिंग करेगा वो एक्रूअल बेसिस पे ही करेगा। और अगर वो अपने बिजनेस की अकाउंटिंग जो है वो रिसिप्ट बेसिस पे कर रहा है, तो वो टैक्स के पर्सपेक्टिव के लिए भी अ, अपना जो है वो रिसिप्ट बेसिस को यूज करेगा। ठीक है, एक टैक्स पेयर। लेकिन कंपनी के पास ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। कंपनी के लिए उन्होंने मेंशन कर दिया कि कंपनी को सिर्फ और सिर्फ कौन सा मेथड यूज करना है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही यूज करना है। इज दैट ओके? यहाँ ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है? चलेगी। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, क्या इनकम फ्रॉम बिजनेस बहुत मुश्किल है? इनकम फ्रॉम बिजनेस में है क्या? मेरे मुताबिक, मैं ऑनेस्टली बताऊं, अगर कोई मुझसे पूछे, हाँ तो प्रैक्टिकली अगर मैं रिटर्न फाइलिंग या वो कर रहा हूँ, टैक्स प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो उस केस में इनकम फ्रॉम बिजनेस हो सकता है मुश्किल। लेकिन जहाँ तक बात है लर्निंग की, जहाँ तक बात है इसको समझने की, तो सबसे आसान है ये समझने के लिए। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सबसे आसान हेड है समझने के लिए। द रीजन इज मुझे बताइए इसमें जो मुश्किल चीज होती है ना, वो सिर्फ ये होती है, जो अदर हेड से डिफरेंस है इसका। अदर हेड से क्या डिफरेंस है इनकम फ्रॉम बिजनेस में? कोई मुझे बताएगा व्हाई इनकम फ्रॉम बिजनेस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर हेड्स? द डिफरेंस इज कि सर, इनकम फ्रॉम बिजनेस में सैलरी के हेड में मुझे बताइए, आपके पास कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं जहां आप अपनी सैलरी लिख रहे होते हैं? या किसी किसी रिक्वायरमेंट को, आईएफआरएस को, किसी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन को फॉलो कर रहे होते हैं सैलरी के लिए? नहीं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए कर रहे होते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को कहीं रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, कोई बुक्स बना रहे होते हैं अपने टेनेंट और आपके बीच में? नहीं। कैपिटल गेन के लिए कोई बुक्स होती हैं? नहीं। अदर सोर्सेज के लिए बुक होती है? नहीं। सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस एक ऐसा एरिया है जिसमें आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मौजूद होती हैं, और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप किसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर रहे होते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपकी होती हैं, जो आपके बिजनेस की कम्युनिकेशन होती है, जो आपके बिजनेस को बता रही होती है, जो आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस और पोजीशन को बता रही होती है, उनको आप प्रिपेयर करते हो एज पर द रूल्स ऑफ आईएफआरएस या आईएएसबी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स के मुताबिक, आईएफआरएस के मुताबिक, आईएएस के मुताबिक। लेकिन मसला ये होता है कि जब हम टैक्स की बात करते हैं, तो टैक्स वाला कहता है कि भाई मेरे लिए आपकी जो टैक्सेबल इनकम होगी, वो आपकी अकाउंटिंग इनकम नहीं हो सकती। वो आपकी अकाउंटिंग इनकम नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? उसकी कुछ रीजंस है। गौर से देखना, ये मैं कुंजी बना रहा हूं। कुंजी मतलब की बना रहा हूं इनकम फ्रॉम बिजनेस की। इनकम के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो एक मेरी है अकाउंटिंग इनकम, एक मेरी है टैक्सेबल इनकम। इन दोनों के बीच में फर्क क्या है, गौर से देखो, और फिर ट्रीटमेंट क्या करनी है। मैं तुम्हें हल्फिया कह सकता हूं, इतनी बड़ी बात कह सकता हूं कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में जो मैं अब रूल्स लिखने जा रहा हूं, जो मैं की बना रहा हूं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। कुछ भी नहीं करना, इस एडजस्टमेंट के अलावा कुछ भी नहीं करना। मैं हल्फिया कह रहा हूं आपसे। अकाउंटिंग इनकम, भाई, एज पर अकाउंट्स, एज पर
इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। देखो, अगर अगर एक इनकम एज पर अकाउंट्स अकाउंटिंग इनकम है, लेकिन एज पर टैक्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वाला कहता है कि मेरी नजर में ये इनकम नहीं है, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी चाहिए मुझे? बेसिकली मुझे करना क्या है? मुझे करना यह है कि मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उसमें अकाउंटिंग इनकम तो मौजूद है। ठीक है। अब या तो मैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत पूरी एक स्टेटमेंट बनाऊं, सेल्स से शुरू करूं, वो सेल्स लूं जो टैक्स में सेल्स हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी वो लूं जो टैक्स में से जिनको माना जाता है, एक्सपेंसेस भी वो क्लेम करूं जिसको टैक्स में माना जाता है, तो एक लंबी कहानी हो जाएगी। रादर देन मैं क्या करूं कि मेरे पास अकाउंटिंग इनकम है, अकाउंटिंग इनकम में एडजस्टमेंट्स करके मैं कहाँ पहुंच जाऊं? टैक्सेबल इनकम में। सही है। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं यही तो कर रहा हूं कि एडजस्टमेंट्स क्या करनी है। अगर अब मुझे बताओ, एक अकाउंटिंग इनकम है, एज पर अकाउंटिंग उसको अकाउंटिंग इनकम कहा जाता है, लेकिन टैक्स की दुनिया में वो इनकम नहीं है। थोड़ा सही से सही लिख रहा हूं मैं इसको, जरा थोड़ा सा सही कर रहा हूँ। एक इनकम एज पर अकाउंट्स इनकम है, एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इनकम नहीं है। बताओ इसकी क्या ट्रीटमेंट की जाएगी? केस वन, इसकी क्या ट्रीटमेंट करूं? सर इसको आप अकाउंटिंग इनकम में से क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। सर एक इनकम अकाउंटिंग इनकम नहीं है, लेकिन टैक्स वाला कह रहा है इनकम है। क्या करूं? क्या करूं? ऐड कर देंगे। एक केस में वो कह रहा है कि भाई अकाउंटिंग इनकम भी नहीं है, टैक्सेबल इनकम भी नहीं है, क्या करूं? क्या करूं? इग्नोर। फोर्थ है, अकाउंटिंग इनकम है, टैक्स वाला भी कहता है हाँ है, क्या करूं? दोनों बॉडीज कह रही हैं हाँ है, मेरी नजर में भी इनकम है, आपकी नजर में भी इनकम है, इग्नोर। तो मुझे बताओ, आपने यही तो करना है, आपने यही तो करना है कि आपने ये देखना है कि जो इनकम अकाउंटिंग इनकम है, टैक्सेबल इनकम नहीं है, उसको लेस कर दो। अब आपको टैक्सेबल इनकम है या नहीं ये कहाँ से पता चलेगा? सेक्शन 18 से, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से। भाई सवाल आया वकास का कि इन केस 3 अगर अकाउंटिंग इनकम नहीं है तो अकाउंटिंग इनकम में तो ऐड है ना। मेरी जान मुझे बताओ, अगर अकाउंटिंग इनकम नहीं है तो तुमने क्या अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको इनकम दिखाया होगा? खुद ही जवाब दो अपनी याद का। अब आपने अपने आप से सिर्फ यही सवाल करना है, इनकम के पर्सपेक्टिव से। अब अगर मैं एक्सपेंस के पर्सपेक्टिव से पूछूं, अब मैं अगर एक्सपेंस के पर्सपेक्टिव से पूछूं कि एज पर अकाउंट्स और एज पर टैक्स, बताओ एक एक्सपेंस है जो अकाउंटिंग वाले की नजर में एक्सपेंस है, टैक्स वाला कहता है मेरी नजर में एक्सपेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एज पर अकाउंट्स। बताओ क्या करूं इसके साथ? एक्सपेंस इनकम में ऐड कर दें सर? सर अगर अकाउंट्स के मुताबिक एक्सपेंस नहीं है, टैक्स के मुताबिक एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल टैक्स डेप्रिसिएशन, क्या करूं? लेस कर दें सर? सर दोनों जगह एक्सपेंस नहीं है, तो ना अकाउंटिंग में उसका कोई इम्पैक्ट है, टैक्स में भी कुछ नहीं लेना, इग्नोर कर दे। दोनों जगह एक्सपेंस है, दोनों जगह इम्पैक्ट है, इग्नोर कर दे। मुझे बताओ, क्या इसके अलावा इनकम फ्रॉम बिजनेस में कुछ और हो सकता है? क्या इसके अलावा इनकम फ्रॉम बिजनेस में कुछ और हो सकता है?
सोच लो, सोच लो, सोच कर मुझे बताओ। मेरी नजर में इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट हो ही नहीं सकती। मैं बिल्कुल बेड डेट्स पे आऊंगा, बेड डेट समझाऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा। ठीक है, अब सर हम वन बाय वन देख लेते हैं कि हमारी इनकम्स सेक्शन 18 में क्या क्या कहा है उसने, कि कौन कौन सी हमारी इनकम इनकम है। ठीक है भाई। सेक्शन 18 कहता है इनकम फ्रॉम बिजनेस, फॉलोइंग incomes of a person for a tax year other than income exempt from tax shall be chargeable to tax। पहली बात में सब कुछ कवर है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस। प्रॉफिट तो समझ में आता है कि भाई सेल्स और जो है आपकी जो एक्टिविटीज हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटीज, उससे जो आपको अर्न होता है दैट विल बी प्रॉफिट। ये गेन्स को क्यों कह रहा है? गेन्स तो आपने कैपिटल गेन में लिखा था। यहाँ पे अगर बिजनेस एसेट कोई है, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, तो उसका गेन भी कहाँ टैक्स होगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस में। ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर आपकी कोई एसोसिएशन है, कोई आपने कार्टेल बनाया हुआ है, जैसे मेमनो में जो है वो एक एसोसिएशन बनी होती है, जो एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे होते हैं, आपस में ट्रेड कर रहे होते हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे होते हैं। ठीक है। तो उसमें अगर आप कोई इनकम ड्राइव कर रहे हैं तो वो भी आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स होगी। सही है सर। फिर कहते हैं कि अगर आपका रेंट ए कार का बिजनेस है, हायर और लीज ऑफ टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी, या आप जनरेटर्स रेंट पे देते हैं, आप जनरेटर्स रेंट पे दे रहे हैं, या आपका रेंट ए कार का बिजनेस है, तो उससे जो भी आपको रेंट आ रहा है वो भी कहाँ टैक्स होगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस में। एक सेकंड दीजिएगा। मैनेजमेंट कंपनी लाइक मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी, ये क्या करती है कि आप अपना पैसा इनके पास इन्वेस्ट करते हैं, ये आपका पैसा जो है वो किसी सही जगह पे इन्वेस्ट करती है और आपको उसका शेयर देती है, और आपका आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कोई फ़ी चार्ज करती है, तो वो मैनेजमेंट फ़ी भी जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में चार्ज होगी फॉर द पर्पज फॉर मैनेजमेंट कंपनी के लिए। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट, मतलब अगर आपने बिजनेस में एक बिजनेसमैन को बेनिफिट दिया है तो वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स होगा। फॉर एग्जांपल कि भाई मैंने, आप और मैं बिजनेस में हैं, आपने मुझसे कोई ट्रांजैक्शन की है, कुछ चीज़ें परचेज की हैं, और बिजनेस रिलेशनशिप की वजह से मैंने आपको जो है वो कोई आपका अमाउंट वेव कर दिया है, या फिर बिजनेस रिलेशन की वजह से मैंने आपको कोई गाड़ी तोहफे में भेज दी है, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, क्योंकि मैंने एक बिजनेस रिलेशनशिप में बिजनेस मेंटेन करने के लिए किया, तो वो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ व्हीकल जो है वो आपकी बिजनेस में टैक्स होगी। ठीक है। प्रॉफिट ऑन डेट, अगर आपका बिजनेस ही प्रॉफिट ऑन डेट अर्न करना है, फॉर एग्जांपल बिजनेस, तो वो प्रॉफिट ऑन डेट जो है आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स होगा, नॉट अंडर दियर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है। यहाँ लेसर की बात की हुई, अगर एक शख्स जो है वो एसेट्स लीज पे देता है, तो उससे पर्टेनिंग जो इनकम होगी, लीज की इनकम होगी, वो भी उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही टैक्स होगी। स्पेकुलेशन बिजनेस बाद में देखेंगे अगर वक्त हुआ। सर बेसिक्स रूल्स ऑफ डिडक्शंस के सर, कोई भी एक्सपेंस जो आपने इनकर्ड किया हो टू अर्न जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस, जिसका ताल्लुक एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, वो आपको उस एक्सपेंस की डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। फिर दूसरे में वो कह रहा है कि अगर ये कार्कसेस ऑफ एनिमल है, कि अगर आपने कोई जानवर खरीदा हुआ है, यहाँ पे कैटल फार्म्स की बात नहीं हो रही, माइंड माय वर्ड्स, यहाँ पे कैटल फार्म्स की बात नहीं हो रही, क्योंकि उधर जो कैटल फार्म्स में जो जानवर हैं वो तो उनका स्टॉक इन ट्रेड है। यहाँ पे वो कह रहा है अदरवाइज स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड के अलावा, स्टॉक इन ट्रेड के अलावा अगर कोई जानवर है, फॉर एग्जाम्पल भाई मैंने बिजनेस रखा हुआ है, बिजनेस में मैंने सदर में, आपने यूजुअली देखा होगा, सदर में कुछ लोगों ने
गधा गाड़ियां रखी हुई हैं। किस पर्पज के लिए? कि भाई सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, गाड़ियां वहां चलने की जगह नहीं है फॉर एग्जाम्पल। तो भाई अगर वो गधा, वो उसके बिजनेस में यूज हो रहा है, लेकिन बिजनेस का स्टॉक एंड ट्रेड नहीं है, अगर वो गधा, उसने खरीदा ही होगा ना, अगर वो गधा मर जाता है या लंगड़ा हो जाता है, काम का नहीं रहता, तो आप उसको बेचेंगे, तो उसकी डिडक्शन भी आपको अलाउ होगी। वो कैसे होगी? कि जितने का आपने गधा खरीदा था, उसमें से जो आपको अमाउंट रिकवर हुई, वो उसकी खाल बेच के, उसका गोश्त बेच के, जो भी बेच के उसकी जो अमाउंट आपकी रिकवर हो गई, उसको रिकवर्ड अमाउंट को लेस करके कॉस्ट में से जो डिफरेंस है, उसको आप एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। ठीक है। डेप्रिशिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस आप क्लेम कर सकते हो। और ये एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस है कि फॉर एग्जांपल ए और बी कंपनी मर्ज होती हैं और फॉर्म करती हैं सी कंपनी, तो सी कंपनी इज द अमलगमेटेड कंपनी। तो सी कंपनी को कहते हैं कि अगर अमलगमेशन के प्रोसेस में, इस अमलगमेशन के प्रोसेस में कोई खर्चा हुआ है, लीगल और फाइनेंशियल एडवाइजरी की कोई खर्चे हुए हैं, तो वो सी कंपनी तुम्हें हम अलाउ करेंगे, ए कंपनी को भी अलाउ नहीं करेंगे, बी कंपनी को भी अलाउ नहीं करेंगे। ये मर्जर और एक्विजिशन के लीगल और फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज के जितने भी खर्च हुए हैं, वो इस सी कंपनी की फॉर्मेशन की वजह से हुए, तो सी कंपनी को ये अमलगमेशन के खर्चे अलाउ किए जाएंगे। इज दैट ओके? इज दैट ओके? अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 21, डिडक्शंस नॉट अलाउड। पहले इस पे बात कर लेते हैं। एनी सेस रेट और टैक्स पेड बाय अ पर्सन इन पाकिस्तान और अ फॉरेन की दैट इज लेविड ऑन द प्रॉफिट ऑन गेन्स। कौन से टैक्स रेट की बात कर रहे हैं? कौन से रेट सेस टैक्स की बात कर रहा है? जो आपके प्रॉफिट एंड गेन्स पे लगे हो। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये कह रहा है इनकम टैक्स की डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? यहाँ पे मैं एक एक पे आपसे बार बार पूछूंगा, इज दैट अंडरस्टूड? दूसरा, नहीं है क्लियर? फॉर एग्जाम्पल बासित, आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस कंप्यूट की, उस इनकम फ्रॉम बिजनेस में आपने टैक्स लायबिलिटी निकाली। जो टैक्स लायबिलिटी निकाली वो क्या है? इनकम टैक्स है। वो इनकम टैक्स है। क्या उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं? क्या उस इनकम टैक्स की डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं? द आंसर इज नो। कहां लिखा है? सेक्शन 21 में यही लिखा हुआ है कि वो इनकम टैक्स, वो टैक्स जिसका ताल्लुक आपके प्रॉफिट एंड गेन से हो, आपकी इनकम, आपके प्रॉफिट या गेन पे जो इनकम टैक्स बना है, उसको आप एज एन डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। उसका मकसद ही फौत हो जाएगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। इज दैट ओके? अब क्लियर है? अभी भी क्लियर नहीं है? चलो भाई आ जाओ फिर। मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई, आपने सेल्स की 2 मिलियन की, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है लेट से 1.2 मिलियन की, आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 8 लाख रुपए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप एक कंपनी है, यू आर अ कंपनी। ठीक है, मैंने कहा इसमें से आपने अदर एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए के, आपकी लेट से टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई? 6 लाख रुपए। सही है। कंपनी का टैक्स रेट क्या है भाई? कंपनी का टैक्स रेट क्या है? 29%। जरा 6 लाख पे टैक्स बताओ कितना है? 6 लाख पे टैक्स कितना बना भाई? 29%। 174,000। मुझे बताओ बासित, ये जो मेरा टैक्स आया है, ये जो मेरा टैक्स आया है, क्या मैं इसको एज एन एक्सपेंस क्लेम कर लूं? हैं?
ये 174,000 मैं एज एन एक्सपेंस क्लेम कर लूं? यही बात कह रहा है वो सेक्शन 21 में, कि वो टैक्स जो आपके प्रॉफिट ऑन गेन्स से जिसका ताल्लुक हो, उसको आप एज एन डिडक्शन अलाउ नहीं कर सकते। आप क्लियर है? थैंक यू। चलिए जी, अब वो कह रहा है एनी अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम एनी अमाउंट डिलीवर्ड बाय द पर्सन। किसकी बात कर रहा है ये कह रहा है विदहोल्डिंग टैक्स की बात, कि अगर आपका कोई टैक्स विदहोल्ड हुआ है, उस विदहोल्डिंग टैक्स को भी आप एज इन डिडक्शन अलाउड क्लेम नहीं कर सकते। ये बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल, मेरा टैक्स बना इस एग्जाम्पल में 174,000। मैं ये कहता हूं कि भाई विदहोल्डिंग हुई हुई है 74,000 की, इसका मतलब मेरा टैक्स पेबल बनता है 1 लाख रुपए। ठीक है? क्या मैं इस 74,000 को एज इन डिडक्शंस अलाउड यहां क्लेम कर सकता हूं, एज इन डिडक्शंस अलाउड, कि मेरी विदहोल्डिंग हुई हुई है मुझे अलाउ करो? द आंसर इज नो। यहां पे आप उसको एडजस्ट करवाओगे टैक्स लाइबिलिटी में से, लेकिन उसको आप एज इन डिडक्शंस अलाउड, अमाउंट चार्जेबल में से जो डिडक्शंस अलाउड आप क्लेम करते हो, उसमें आप उस विदहोल्डिंग को क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है? यहां तक सब साथ हो? फिर तीसरे केस में वो क्या कह रहा है? ये आ जाओ। तीसरे केस में बेसिकली वो कह रहा है कि अगर किसी पेमेंट पे विदहोल्डिंग करनी थी, पहले केस में वो क्या कह रहा है, विदहोल्डिंग आपकी हुई है। दूसरे केस में यू आर अ विदहोल्डिंग एजेंट। जो भी इससे पहले हमने केस पढ़ा था उसमें आपकी विदहोल्डिंग हुई थी, आपका टैक्स विदहोल्ड हुआ था। इस सी केस में आप विदहोल्डिंग कर रहे हो, यू आर अ विदहोल्डिंग एजेंट। वो कह रहा है कि अगर कोई एक्सपेंस इनकर्ड आपने किया है और उस एक्सपेंस पे विदहोल्डिंग बनती थी, लाइक आपको पेमेंट करने से पहले विदहोल्डिंग करनी थी, आपने नहीं की, आपने वो टैक्स विदहोल्ड नहीं किया, तो बताओ क्या होगा? आपका पूरा का पूरा एक्सपेंस डिस अलाउ हो जाएगा। पूरा एक्सपेंस डिस अलाउ हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 2 मिलियन की सैलरीज देनी थी। ठीक है? इन सैलरीज पे विदहोल्डिंग टैक्स करना था लेट से 2 लाख रुपए का। इट मीन्स कि आपको सैलरी पे कितनी करनी थी? 1.8 मिलियन की। बाकी 2 लाख रुपए किसको देने थे? एफबीआर को। आपने नहीं किया, आपने पूरे 2 मिलियन जो है टैक्स उसको सैलरीज में दे दिए। आपने 1.8 मिलियन की जगह पूरे 2 मिलियन दे दिए। 2 लाख रुपए जो टैक्स विथहोल्ड करना था आपने नहीं किया, आपका एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। बताओ कौन सा एक्सपेंस डिसअलाउ होगा? 2 लाख रुपए का या फिर 2 मिलियन का? पूरा 2 मिलियन आपका डिसअलाउ हो जाएगा। पूरा 2 मिलियन आपका डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन इस पे एक्सेप्शन है कि अगर ये रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स आपने परचेज किए हैं तो टू द एक्सटेंट ऑफ 20% जो है वो डिसअलाउ होगा, उससे ज्यादा अलाउ डिसअलाउ नहीं हो सकता। ठीक है? ये हम प्रोविजन नंबर 2 पढ़ लेते हैं कि प्रोवाइडेड दैट डिसअलाउ इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स शैल नॉट एक्सीड 20%। 20% से ज्यादा डिसअलाउ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स की परचेज के केस में। अगर आप थर्ड शेड्यूल की सेल्स टैक्स के थर्ड शेड्यूल की गुड्स में डील कर रहे हैं और उसकी मार्केटिंग के लिए आप कोई कमीशन पे कर रहे हैं, तो उस कमीशन की आपको डिडक्शन अलाउ नहीं होगी इन एक्सेस ऑफ 0.2%। ठीक है? जितना 0.2% तक आपको अलाउ होगी। जहां आपने 0.2% से ज्यादा कमीशन पे किया फॉर दी सेल्स ऑफ गुड्स मेंशन इन थर्ड शेड्यूल ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट, तो वो जितना भी एक्सेस आपने कमीशन पे किया होगा उसकी डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगी। एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर की डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगी, प्रोवाइडेड उसकी कंडीशंस आपको मीट करनी है। वो कंडीशंस लाइक कि वो आपका जो है वो रेगुलर एक्सपेंस हो, आपने फॉरेन कस्टमर्स पे इनकर्ड किया हो, आपका जो है वो नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन के मुताबिक एक्सपेंस हो, वो कंडीशन आपने देख ली होंगी। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ।
अगर आपने किसी ऐसे फंड में कंट्रीब्यूशन किया है विच इज नॉट रिकग्नाइज्ड और नाइदर इट इज अप्रूव्ड, तो फिर उस फंड में जो भी आपने कंट्रीब्यूशन की होगी उसकी आपको डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। फर्दर ये नया प्रोविजन आया था कि अगर आपने अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड या पेंशन फंड या सुपर एन्युएशन फंड में भी कंट्रीब्यूशन किया तो उसका आपको डिडक्शन अलाउ नहीं होगा इन एक्सेस ऑफ 50%। अप्रूव्ड के केस में भी ये है, ठीक है। फिर अगर आपने प्रोविडेंट फंड में कोई कंट्रीब्यूशन किया है लेकिन उस प्रोविडेंट फंड की पेमेंट्स के लिए आपने इफेक्टिव अरेंजमेंट ऑफ टैक्स नहीं की भी, फॉर एग्जांपल उसमें आपने ये मेंशन नहीं किया कि आप विदहोल्डिंग टैक्स किस तरीके से करेंगे, कब करेंगे, तो भी उसकी कंट्रीब्यूशन की डिडक्शंस अलाउ आपको नहीं होंगी। आई नो मैं थोड़ा सा तेज जा रहा हूँ बट इट इज द नेसेसिटी ऑफ द टाइम। अगर कोई आपने फाइन या पेनल्टी पे की है, यहाँ मेरे साथ आ जाओ भाई, मैं सही जा रहा हूँ ना, जहां मुझे जरूरत समझ रहा हूँ कि मैं मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए जो एग्जामिनेबल एरिया है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से कवर करूँ, कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, आ जाओ भाई। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखो, फाइन आपके पास, फाइन जो है ना आपको दो सूरत हाल में लगता है। एक, आपने अगर ब्रीच किया हो, यार इधर ही आ जाओ। फाइन दो केसेस में लग सकता है, एक आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एक आपका ब्रीच ऑफ लॉ। अगर आपने लॉ की वायलेशन की है, ठीक है, अगर आपने लॉ को वायलेट किया है तो यहाँ पे भी आपको फाइन और पेनल्टी देनी पड़ेगी। और अगर यहाँ आपने कोई ब्रीच किया है तो यहाँ भी आपको फाइन या पेनल्टी देनी पड़ेगी। सवाल यह है कि यहाँ पे जो अभी मैंने पढ़ा है ये कौन सी फाइन और पेनल्टी को डिसअलाउ कर रहा है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को या ब्रीच ऑफ लॉ को? द आंसर इज ब्रीच ऑफ लॉ। लाइक कि अगर आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं कराया टाइम पे तो आपको पेनल्टी पे करनी है। अगर आपने विदहोल्डिंग नहीं की तो आप पे कोई पेनल्टी लगेगी, डिफॉल्ट सरचार्ज लगेगा। इस पेनल्टी और डिफॉल्ट सरचार्ज को आप एज एन एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते, एज ए डिडक्शन अलाउड क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, आपने पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ था कि इस टाइम तक डिलीवरी हो जाएगी, आपने टाइम पे डिलीवरी नहीं की, उसने कोई पेनल्टी लगा दी, कोई डिफॉल्ट सरचार्ज लगा दिया, तो वो फाइन और पेनल्टी जो पार्टीज के बीच में, उसको आप एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। ये क्लियर है? जाती एक्सपेंस आपका कोई भी, उसको आप एज एन एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, जाती एक्सपेंस को क्लेम नहीं कर। अगर आपने कोई अमाउंट अपने रिवैल्यूएशन रिजर्व्स में या कैपिटल रिजर्व्स में पार्क की है तो उसको आप एज एन एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, अगर आप एक एओपी हैं, अगर आप एक एओपी के मेंबर हैं और उस एओपी से वो एओपी आपको प्रॉफिट ऑन डेट दे रही है, ब्रोकरेज दे रही है, कमीशन दे रही है, सैलरी दे रही है, तो वो सैलरी, कमीशन, ब्रोकरेज, प्रॉफिट ऑन डेट जो एओपी अपने मेंबर्स को दे रही है उसको आप एज एन एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। ये हमने एओपी में भी पढ़ा था। सर, अगर आपका सिंगल हेड अकाउंट लाइक एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस में मल्टीपल ट्रांजैक्शन हुई है, मल्टीपल ट्रांजैक्शन हुई है, इसका टोटल जो है वो 3 लाख है, तो ये जो टोटल है दिस इज व्हाट वी कॉल सिंगल हेड अकाउंट। अगर ये 2.5 लाख से ज्यादा है तो इसकी हर एक ट्रांजैक्शन को हम वेरीफाई करेंगे। अगर हर एक ट्रांजैक्शन जो है वो कोई 30,000 की है, कोई 40,000 की है, कोई 20,000 की है, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ये कैश में है या बैंकिंग चैनल के थ्रू है। अगर 25,000 से ज्यादा की कोई ट्रांजैक्शन है और वो कैश में है तो वो एक्सपेंस आपका क्या हो जाएगा, डिस अलाउ हो जाएगा। अगर 25,000 से कम की कोई ट्रांजैक्शन है, कैश में, ओके है, अलाउ है। लेकिन 25,000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन है और कैश में, तो वो एक्सपेंस, पर्टिकुलर वो एक्सपेंस डिस अलाउ हो जाएगा, पूरा एक्सपेंस नहीं, जो पर्टिकुलर कैश में वो डिस अलाउ हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ये जो है वो यूटिलिटी बिल्स के केसेस में अप्लाई नहीं होता, फ्री चार्जेस अगर आपने पिए उसमें अप्लाई नहीं होता, इन कुछ केसेस में ये जो है अप्लाई नहीं होता। उस केसेस में आप भले 25,000 से ज्यादा की पेमेंट हो कैश में आप कर सकते हैं। फिर सर बात करते हैं सैलरीज की। तो सैलरी पे भी रिसेंट अमेंडमेंट आई थी कि अगर कोई सैलरी आपने 32,000, पहले ये 25,000 की लिमिट थी, अब 32,000 कर दिया, 32,000 से ज्यादा की सैलरी आप कैश में पे
नहीं कर सकते। टू द एक्सटेंट ऑफ 32,000 आप कैश में पे कर सकते हैं। अगर कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल आपने फर्नीचर लिया, गाड़ी ली है, तो आप उसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्लेम करेंगे, उसकी पूरी कॉस्ट आप एज एन एक्सपेंस क्लेम नहीं करेंगे। हाँ, फार्मास्यूटिकल कंपनीज आपने देखा होगा टीवी पे सिर्फ जो कॉमन मेडिसिन हैं, डिस्प्रिन वगैरह, इनके एडवर्टाइज आते हैं, बाकी दवाइयों के एडवर्टाइज आप टीवी पे नहीं देखते। क्यों? क्योंकि उनका अलाउ नहीं है। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स अगर प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई एक्सपेंस इनकट करती हैं, क्योंकि उनका मेजर एक्सपेंस जो है वो मार्केटिंग ही होती है, प्रमोशन ही होती है, जो आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को देख रहे होते हैं। इवन फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो उनका प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से भी होती है कि भाई डॉक्टर्स को टूर पे भेज दिया, डॉक्टर्स को गिफ्ट भेज दिए, जो जिन लोग जो बेहतर है वो जानते होंगे जो इस फील्ड में। ठीक है, तो क्योंकि इनका मेजर एक्सपेंस जो है वो सेल्स प्रमोशन में यूज होता है, तो उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया कि भाई आपको हम सिर्फ 10% ऑफ योर टर्नओवर अलाउ करेंगे एज एक्सपेंस। उससे ज्यादा अगर आप एक्सपेंस करते हैं तो वो जो एक्सेस होगा वो हम आपको एक्सपेंस अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है सर, ये जो है ना, एनी एक्सपेंडिचर यूटिलिटी बिल इन एक्सेस ऑफ सच लिमिट्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, ये आज तक अभी तक ये लिमिट प्रिस्क्राइब्ड नहीं हुई है, तो इसको हम अभी कुछ कर नहीं सकते डिस्कस कि इसमें क्या अलाउ होगा, क्यों नहीं, क्या नहीं होगा। जब लिमिट ही प्रिस्क्राइब नहीं है तो उसमें मैं क्या बताऊं कि क्या डिसअलाउ होगा। लिखा हुआ है कि यूटिलिटी बिल का एक्सपेंस जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा इन एक्सेस ऑफ लिमिट, बट वो लिमिट अब तक प्रिस्क्राइब नहीं हुई है। फिर सर, अगर आपने सेल्स की हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन को और अनरजिस्टर्ड पर्सन दोनों को, और उनका एक कॉमन एक्सपेंडिचर है, उनका एक कॉमन एक्सपेंडिचर है जो दोनों सेल्स पे एलोकेट हो रहा है, तो वो कह रहा है कि भाई जो नॉट रजिस्टर्ड पर्सन को आपने सेल्स किए ना, उस पे जो एक्सपेंस एलोकेट हो रहा होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात है इसमें। जो आपने डिडक्शंस क्लेम किए हैं उसको आप डिवाइड करेंगे टर्नओवर से, एक रेट आ जाएगा, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे उस पर्टिकुलर सेल से जो आपने उस नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को किया, वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सब साथ हैं? 21 क्लियर है? क्या डेप्रिसिएशन पे हम बात करें, या डेप्रिसिएशन तो आई गेस क्लियर होगा, हम ऑलरेडी व्हाट्सएप पे कर चुके हैं। मैं चाह रहा हूँ बेड डेट्स पे मैं पहले डिस्कशन कर लूँ, क्योंकि टाइम मेरे पास कम है। डेप्रिसिएशन तो मैं वॉइस नोट पे भी क्लियर कर लेता हूँ। हाँ सर, बेहतर यह है कि हम जो है डेप्रिसिएशन में आप लोग को व्हाट्सएप पे थ्रू वॉइस नोट क्लियर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। बेड डेट्स में करवा रहा हूँ, क्योंकि बेड डेट्स में एक मसला आ जाता है। पहले मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मुझे इजाज़त दीजिएगा, क्योंकि मुझे एक जगह टाइमली पहुँचना है। और आप लोगों से दुआओं की रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि डेफिनेटली अगर मैंने जस्ट एक इनिशिएटिव लिया था आप लोग के लिए कुछ करने का। आई नो कि मैं 100% नहीं कर पाया ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, बट आई बिलीव के अप्रॉक्स 40% और 45% तो मैंने करवा दिया है। ठीक है, तो ये आप लोग को इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पेपर में बड़ा हेल्प करेगा, और ये आप लोग मुझे दुआओं में याद रखेंगे, मुझे, मेरे बेटे को, मेरी फैमिली को। ठीक है सर। बेड डेट एक्सपेंस, देखें, एक होता है, ये मैं अपने तरीके से बता रहा हूं, एक होता है शक, एक होता है यकीन। कोई बताएगा मैंने क्या लिखा है? बेड डेट एक्सपेंस, एक होता है शक, एक होता है यकीन। शक का मतलब अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में बताओ। शक का मतलब प्रोविजन। यकीन का मतलब राइट ऑफ। ठीक है, अब ये शक और यकीन से तुम लोग को समझ में आ जाएगा। जहां पे आप अकाउंटिंग में प्रोविजन बनाते हो, पहली बात तो नोट कर लो कि टैक्स में प्रोविजन को मानते ही नहीं है। ठीक है, दूसरी बात कि टैक्स में राइट ऑफ को तस्लीम करते हैं। ठीक है, इसका मतलब बैड डेट्स की कौन सी डिडक्शन अलाउ होगी? जो यकीनन हो। प्रोविजन की बेस पे डिडक्शन अलाउ नहीं होगी, पहली चीज नोट कर लो। डेप्रिसिएशन एक प्रोविजन है, बिल्कुल है, मैं मानता हूं तुम्हारी बात, मैं बिल्कुल तुम्हारी बात मानता हूं वकास।
लेकिन क्या तुम्हें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अलाउ करता है या वो टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउ कर रहा है? टैक्स डेप्रिसिएशन। उसने अपना तरीका बताया, उसने आपके तरीकों को माना ही नहीं। उसने कहा मैं मानता ही नहीं हूँ अकाउंटिंग वाले को, मैं तो अपना टैक्स डेप्रिसिएशन बता रहा हूँ। इसीलिए उसने बैड डेट्स पे भी बता दिया, प्रोविजन को तो मैं मानता ही नहीं हूँ, जो राइट ऑफ है वो लेके आओ मेरे पास। ठीक है, तो पहली चीज तो ये नोट कर लो कि टैक्स की डिडक्शन आपको कब अलाउ होगी? राइट ऑफ की बेसिस पे, पहली चीज। अब सर केस को मैं आगे लेके जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं आप कहते हैं कि बैड डेट्स राइट ऑफ हुए हैं, लेट से कोई 5 लाख रुपए के मेरे बैड डेट्स डूब गए, मेरे पैसे नहीं मिलने। आप एफबीआर के पास जाते हैं कि मुझे डिडक्शन अलाउ कर दो। एफबीआर कहता है नहीं, मेरे मुताबिक आपके 5 लाख नहीं डूबे। मुझे ये लगता है कि इस 5 लाख में से आपको 3 लाख रिकवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, एफबीआर क्या कहता है कि मेरे मुताबिक आपको 5 लाख में से 3 लाख रिकवर हो जाएंगे, 2 लाख रिकवर नहीं होंगे, इसकी डिडक्शन अलाउ करता हूं। तो आपको डिडक्शन कितनी अलाउ होगी? आपने 5 लाख की क्लेम की, आपने कहा 5 लाख की डिडक्शन अलाउ कर दो। ठीक है, एफबीआर ने आपको अलाउ की 2 लाख। ठीक है, इसका मतलब 5 लाख में से कितनी टैक्स हो गई, कितनी की डिडक्शन नहीं मिली? 3 लाख की डिडक्शन नहीं मिली। ये साथ रहना मेरे, ये यहां तक मेरे साथ रहना, इसका मतलब 3 लाख आपकी टैक्स हो गई। मैं रिकवरी पे ही जा रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता। अब मुझे बताओ, यहां तक क्लियर है कि आपको डिडक्शन कौन सी अलाउ होगी? ये वाली अलाउ होगी। सही है। अब बात सुनो, अब हो सकता है कि तुम्हें रिकवरी हो जाए। रिकवरी 3 लाख से ज्यादा भी हो सकती है, लेट से 4.5 लाख रिकवर हो गए, लेट से 3 लाख से कम रिकवर हो, 2 लाख की। सही है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में एफबीआर कहता है कि भाई आप, ये जो आपने रिकवरी, ये रिकवरी का जो क्लॉज पढ़ते हो ना बैड डेट्स में, वो इतना मुश्किल करके उसने लिखा हुआ है, मैं आसान करके बता रहा हूँ। अमाउंट्स क्लेम्ड रिड्यूस बाय अमाउंट्स अलाउड, जो डिफरेंस आ रहा है इसको कंपेयर करो अमाउंट रिकवर्ड से। अमाउंट रिकवर्ड से कवर कंपेयर करो। अब मुझे बताओ यहाँ पे इस केस में, केस ए में अमाउंट कितनी रिकवर्ड हुई है? 4.5 लाख। एडिशनल कितनी रिकवर हुई है? 1.5 लाख। अब मुझे बताना, इस 4.5 लाख में, इस 4.5 लाख में 3 लाख रुपए शामिल है? यस और नो? शामिल है। क्या वो 3 लाख रुपए टैक्स हो चुका है? इसीलिए वो कहता है कि जो डिफरेंस आ रहा है 1.5 लाख, इस पे टैक्स दे दो। रिकवरी तुम्हें 4.5 लाख की हुई है, 3 लाख में ऑलरेडी टैक्स कर चुका हूं, जो डिफरेंस ज्यादा आया है उस पे टैक्स दे दो, उसको इनकम बना के टैक्स करवा दो। अब इधर आओ, यहाँ पे तुम्हारे रिकवरी कम हुई 2 लाख की। सही है, 3 लाख ऑलरेडी टैक्स हो चुके हैं। अब क्या करूं? एफबीआर ने तो मुझसे ज्यादा टैक्स ले लिया, तो अब इस केस में वो क्या कह रहा है, 1 लाख रुपए जो कम रिसीव हुए हैं इस पे क्या करो, इसकी डिडक्शन ले लो। क्योंकि मुझे लगता था कि 3 लाख मिलेंगे, तुम्हें तो 3 लाख से कम मिले, 1 लाख रुपए कम मिले, उसकी डिडक्शन ले लो। अब समझ में आता है? अब मैं तुम्हें वर्डिंग्स दिखा देता हूं बेड डेट्स की, इसके अलावा कुछ भी नहीं है बेड डेट्स की वर्डिंग्स में। ठीक है, सेक्शन 29। चलो भाई। सर पहली बात क्या कह रहा है वो, अ पर्सन शैल बी अलाउड अ डिडक्शन फॉर अ बेड एंड टैक्स फॉर द फॉलोइंग कंडीशन इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। मैं बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। क्या भाई, कि वो बेड डेट्स आपकी प्रीवियसली इनकम में ऐड होना चाहिए,
ठीक है। अगर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उसकी जो भी उसने पैसा दिया है उसकी चार्जेबल इनकम चार्जेबल टू टैक्स में शामिल होना चाहिए। भाई ये बैड डेट क्या होना चाहिए, यकीन में बदल जाना चाहिए, राइट ऑफ होना चाहिए, और देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए, क्या पैसे नहीं मिलेंगे मतलब या तो बंदा मर गया या बंदा भाग गया, ये कंफर्म होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड टू द पर्सन शैल नॉट एक्सीड, जितना आपका रिकवरी अमाउंट है उससे ज्यादा तो एक्सीड नहीं कर सकती। अब आ जाओ ये बात, वेयर अ पर्सन हैज बीन अलाउड अ डिडक्शन अलाउ हो गई, सब्सिक्वेंट रिसीव्स इन कैश और इन काइंड एनी अमाउंट इन रिस्पेक्ट, अब रिकवरी हो गई। अब ये दो केसेस इंपॉर्टेंट थे। कहता है कि अगर अमाउंट रिसीव जो है वो डिफरेंस से एक्सीड कर जाए, मतलब पहला केस 4.5 लाख रुपए रिसीव्ड हो जाए और आपका डिफरेंस कितना था 3 लाख, मेरी एग्जाम्पल को मैं यही लिख रहा हूँ, 3 लाख से ज्यादा रिसीव हो जाए तो जो जितना ज्यादा रिसीव हुआ है उसको आप टैक्स करवाना। पढ़ो यही लिखा हुआ है, द एक्सेस शैल बी इंक्लूडेड इन पर्सन इनकम अंडर देयर इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर देयर इन विच इट वाज रिसीव्ड। क्लियर है? केस ए क्लियर है? ये बात क्लियर है, समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? दूसरा केस, वेयर द अमाउंट रिसीव्ड इज लेस देन 2 लाख रुपए रिसीव हुए, ठीक है, डिफरेंस कितना था 3 लाख, 3 लाख ऑलरेडी टैक्स हो चुका था, 2 लाख रिसीव हुए, द शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल कितना है 1 लाख रुपए, वो कह रहा है 1 लाख को एज एन डिडक्शन क्लेम कर लो, अलाउड एज ए डिडक्शन, बेड डेट डिडक्शन इन कंप्यूटर इनकम चार्ज एंड इट वाज रिसीव। क्लियर है? बेड डेट्स क्लियर है? यहां तक सब क्लियर है? अच्छा, एचबीएफसी का किसी ने मुझसे पूछा था ग्रुप में, मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली ये स्पेसिफिकली जो रिगार्डिंग कंज्यूमर लोन 29 ए है, ये सिर्फ उन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के लिए और एचबीएफसी कॉर्पोरेशंस के लिए है जो लोन्स देती हैं, ठीक है, जो कंज्यूमर लोन प्रोवाइड करती हैं। इनको कहा कि भाई आपको हम डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे, नॉट एक्सीडिंग 3% ऑफ द इनकम, जितनी आपकी इनकम है उसके 3% से ज्यादा की हम डिडक्शन आपको अलाउ नहीं करेंगे, दैट जो आपकी इन कंज्यूमर लोन से पर्टेन करती होगी, क्योंकि आपका कंज्यूमर लोन का ही काम है। डेफिनेटली आपके डेट्स इतने ज्यादा होते हैं कि आपकी इनकम से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ टैक्स तो आपने देना है। तो 3% ज्यादा इनकम का जो 3% उससे ज्यादा की आपको हम कंज्यूमर लोन पे डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। इज दैट ओके? बेसिक 29 ए का जो है वो रूल ये है। मुझे बताइए, क्या आई नो इनकम फ्रॉम बिजनेस हम उतने अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाए जितना हमें करना था, और ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम हम नहीं कर सके। अगर कुछ कमिटमेंट्स ना होती, मुझे कहीं जाना नहीं होता, तो डेफिनेटली मैं इस सेशन को और प्रोलॉन्ग करता, बट मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, इस वजह से मुझे सेशन को यहीं ख़त्म करना होगा। विद ड्यू अपॉलॉजीज कि मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस को उतने सारी चीज़ें एस्पेक्ट जो है मैं कवर नहीं कर सका, बट डेफिनेटली मैं जो है वो कोशिश करूंगा कि आप लोग के साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहूं, आप लोग की जो क्वेरीज हो वो मैं जितना मैक्सिमम हो सके उसको एंटरटेन कर सकूं। यहाँ पे आप मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, आप लोग सब अच्छे तरीके से, नहीं कोई क्लास नहीं होगी अब, दिस इज़ द लास्ट सेशन टुडे, बिकॉज मेरी भी कुछ कमिटमेंट्स हैं जो मुझे मीट करनी है। जो मैंने कोशिश की कि मैं मैक्सिमम लेवल तक आप लोग को हेल्प आउट कर सकूं, और इंशाल्लाह पेपर वाले दिन तक व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल रहूंगा। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ और दुआ मेरी भी यही है कि आप सब अल्लाह अल्लाह आप सबको कामयाब करे। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़। अपने राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा थ्रू व्हाट्सएप, आप लोग को जैसा भी फ़ायदा हुआ हो मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई चीज़ हो जो व्हाट्सएप पे मुझसे पूछनी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़।